नमस्कार। कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की हफ्ते भर की सुर्खियां बताने वाले मनी 9 के खास कार्यक्रम कंपनी नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के कंपनी नामा की। इस बार की कंपनी नामा की शुरुआत हम दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी से जुड़ी एक खबर के साथ करने जा रहे हैं। बिस्किट से लेकर के सिगरेट तक बनाने वाली कंपनी आईटीसी पैक्ड फूड कारोबार में देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है। मार्केट ट्रैकर नीलसन आईक्यू के आंकड़ों के मुताबिक आईटीसी ने पैक्ड फूड कारोबार में ब्रिटानिया, अदानी, विल्मर, पार्ले को पछाड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर तक आईटीसी ने 17,000 करोड़ रुपए के खाद्य प्रोडक्ट बेचे हैं, जबकि इस दौरान ब्रिटानिया ने 16,700 करोड़ रुपए, अदानी विल्मर ने 15,900 करोड़ रुपए और पार्ले ने 14,800 करोड़ रुपए की सेल की है। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर का नंबर आता है। पिछले साल आईटीसी खाद्य एफएमसीजी कारोबार में चौथे नंबर की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इस साल खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से उसकी लागत में कमी आई है और उसे अपनी बिक्री बढ़ाने का मौका मिला है। इस हफ्ते अदानी ग्रुप से जुड़ी खबरों की भरमार रही। अधिकतर खबरें अदानी ग्रुप को लेकर पॉजिटिव थीं, जिस वजह से हफ्ते के 5 कारोबारी दिन में से 4 दिन शेयर बाजार में ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई तेजी की वजह से गुरुवार को ग्रुप कंपनियों का कुल मार्केट कैप 14.5 लाख करोड़ रुपए 14.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। शुक्रवार को मुनाफा वसूली की वजह से ग्रुप कंपनियों के शेयरों में कुछ नरमी जरूर देखने को मिली, लेकिन पूरे ग्रुप का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए के ऊपर बरकरार है। ग्रुप से जुड़ी खबरों की बात करें तो ग्रुप ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 75 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है। 2030 तक ग्रुप ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाकर 45 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। एक खबर अदानी ग्रीन को लेकर के भी है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से 1.36 अरब डॉलर जुटाए हैं, जिनका इस्तेमाल कंपनी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। अदानी ग्रुप ने अपने सीमेंट कारोबार को भी बढ़ाया है। ग्रुप कंपनी अंबुजा सीमेंट ने सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह अधिग्रहण 121 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर के भाव पर किया गया है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी अब दुनिया की चौथी बड़ी जीवन बीमा कंपनी बन गई है। एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रैंकिंग में एलआईसी को चौथा स्थान दिया गया है। एलआईसी के पास 503 अरब डॉलर का रिजर्व है और इस रिजर्व के आधार पर कंपनी को ये रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग में एलआईसी से पहले आलियांज एसी, चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और निपॉन लाइफ इंश्योरेंस का स्थान है। पहले स्थान पर आलियांज एसी है, जिसके पास 750 अरब डॉलर की नकदी है। वैश्विक स्तर पर एलआईसी की रैंकिंग में हुई इस बढ़ोतरी का असर शेयर बाजार में एलआईसी के शेयर पर देखा गया। हफ्ते भर में एलआईसी के शेयर का भाव 11% से ज़्यादा बढ़ा है और भाव बढ़कर के 772 रुपये हो गया। सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल यानी कि सेट ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके चेयरमैन मुकेश अंबानी पर रिलायंस पेट्रोलियम में मैनिपुलेटिव ट्रेड को लेकर के जुर्माना लगाया था। सेबी ने 2021 में मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से सेबी के इस जुर्माने के खिलाफ सेट में चुनौती दी गई थी और अब सेट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के पक्ष में फैसला सुनाया है। एक अन्य मामले में सेट ने सेबी पर जुर्माना भी लगाया है। किर्लोस्कर इंडस्ट्री से जुड़े एक मामले में सेबी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सेट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो में शुक्रवार को बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली। इस डील में 1125 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ है और इस डील में खरीदार और बिकवार का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि जोमेटो के एंकर निवेशक सॉफ्ट बैंक ने कंपनी में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेची है। माना यह भी जा रहा है कि यह डील 120.5 रुपये शेयर भाव पर हुई। सॉफ्ट बैंक पिछले कुछ समय से जोमेटो में लगातार अपना हिस्सा बेच रहा है। जून तिमाही तक जोमेटो में सॉफ्ट बैंक की करीब 3.35% हिस्सेदारी थी, जो सितंबर तिमाही में घटकर 2.17% रह गई। माना जा रहा है कि सॉफ्ट बैंक ने अक्टूबर में भी जोमेटो में हिस्सेदारी बेची थी और अब दिसंबर में भी हिस्सा बिक्री की खबरें सामने आ रही है। फिनटेक कंपनी पेटीएम की एक घोषणा शेयर बाजार में उस पर भारी पड़ी है। कंपनी ने कहा था कि वो 50,000 रुपये से कम के कर्ज वाले कारोबार को घटाएगी और ज़्यादा फोकस 50,000 रुपये से ऊपर के कर्जों पर रखेगी। माना जा रहा है कि कंपनी अपने बाय नाउ पे लेटर स्कीम में भी बदलाव करेगी। अनसिक्योर्ड कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद पेटीएम ने यह घोषणा की थी, लेकिन कंपनी की तरफ से हुई इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में उसके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को शेयर बाजार में कंपनी के शेयर में 20% तक का गिरावट देखने को मिली और एक समय लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। हफ्ते भर में पेटीएम का शेयर 25% से ज़्यादा टूट चुका है। ब्रोकिंग कंपनी आईएफएल सिक्योरिटीज को सेट से बड़ी राहत मिली है। सेट ने सेबी के आदेश को पलटते हुए कंपनी को नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति दे दी है,
सेबी ने जून में आईएफएल पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। आईएफएल पर आरोप था कि उसने अपने ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। आईएफएल ने सेबी के आदेश को सैट में चुनौती दी थी। अब सैट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आईएफएल ने सिर्फ तकनीकी गलती की थी, ना कि ग्राहकों के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। सैट ने भी कहा कि तकनीकी गलती के लिए कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना जायज़ है, लेकिन ग्राहक जोड़ने से नहीं रोका जा सकता। सैट के इस फैसले के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में आईएफएल के शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला। राजमार्ग निर्माण कंपनी आईआरबी इंफ्रा की टोल कलेक्शन में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। नवंबर के दौरान कंपनी का टोल कलेक्शन 20% बढ़कर के 437 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। पिछले साल नवंबर के दौरान कंपनी का टोल कलेक्शन 366 करोड़ रुपए था। हाल ही में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कंपनी की रेटिंग को ऊपरी स्तर पर बरकरार रखा था और रेटिंग का आउटलुक स्टेबल बताया था। मजबूत रेटिंग की वजह से कंपनी के शेयर में लगातार तेजी जारी है। बीते 6 महीने के दौरान शेयर बाजार में कंपनी का शेयर 40% से ज़्यादा बढ़ चुका है। शुक्रवार को शेयर में करीब 7% की तेजी दर्ज की गई। इस हफ्ते एफएमसीजी कंपनी पतंजलि फूड्स को लेकर के भी कई बड़ी खबरें आई हैं। पतंजलि फूड अगले 1 साल के दौरान मसाला कारोबार से होने वाली आय को बढ़ाकर के 1000 करोड़ रुपए करने की योजना है। कंपनी ने 2028 तक अपना कुल सालाना कारोबार बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने की योजना बनाई है और कंपनी खाद्य तेल तथा बिस्किट कारोबार का भी विस्तार करेगी। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान कंपनी को फूड कारोबार से होने वाली आय में 28% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस दौरान फूड कारोबार की आय लगभग 18% बढ़ी थी। पतंजलि फूड को लेकर के इस हफ्ते आई इन खबरों की वजह से हफ्ते भर में कंपनी के शेयर में करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इधर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन अपने कर्ज को कम करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों में हिस्सा बिक्री के साथ साथ अपनी संपत्तियों को भी बेच रही है। कंपनी ने फैसला लिया है कि वो अपनी सहायक कंपनी स्टिनर एजी में हिस्सा बेचेगी। ये हिस्सा बिक्री फ्रांस की कंपनी डे मैथ्यू बार्ड को 928 करोड़ रुपए में की जाएगी। इसके अलावा दूसरी सहायक कंपनी एससीसी इंफ्रा ने अपने एक हाईवे प्रोजेक्ट को क्यूब हाईवे की कंपनी को 110 करोड़ रुपए में बेचा है। साथ ही कंपनी ने मुंबई के नज़दीक पनवेल में 2.35 लाख वर्ग फुट जमीन ओएक एंड स्टोन कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को 95 करोड़ रुपए में बेचा है और इस रकम का इस्तेमाल वो अपनी कर्ज अदायगी में करेगी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सहायक कंपनी एसबीआई पेंशन फंड्स में अतिरिक्त 20% हिस्सा खरीदा है। एसबीआई ने यह खरीद 229.5 करोड़ रुपए में की है और इस खरीद के बाद एसबीआई पेंशन फंड में एसबीआई की हिस्सेदारी बढ़कर के 80% हो गई है। एसबीआई को इस सौदे के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर पीएफआरडीए और बैंक रेगुलेटर आरबीआई से भी मंजूरी मिल चुकी है। पॉजिटिव खबरों की वजह से इस हफ्ते शेयर बाजार में एसबीआई के शेयर में तेजी दर्ज की गई और शेयर का भाव करीब 5% बढ़कर के 615 रुपए तक पहुंचता दिखाई दिया। सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अपने पोर्ट कारोबार का तेजी से विस्तार कर रही है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू धारामार्ट एसपी पोर्ट से पीएनबी मैरीटाइम नाम की कंपनी को 270 करोड़ रुपए में खरीदेगी। एसपी पोर्ट सपरूजी पोलंजी ग्रुप की कंपनी है। ये पोर्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। इस खबर के बाद शेयर बाजार में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में तेजी देखने को मिली। हफ्ते भर में कंपनी का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इधर वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है। इनकी कीमत कुल 2,535.19 करोड़ रुपए है। अंतरिम लाभांश का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा। कंपनी ने इस साल जुलाई में 7 रुपये प्रति शेयर के अपने पहले अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी। उद्योगपति अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह अपना कर्ज कम करने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बड़े पुनर्गठन पर विचार कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी अगले साल मई में कृष्णा गोदावरी बेसिन में कच्चे तेल का कमर्शियल उत्पादन शुरू करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओएनजीसी की केजी बेसिन परियोजना चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आता है, जिस वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि कंपनी अगले साल मई में कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे सागर में स्थित अपनी प्रमुख परियोजना से कच्चे तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी। कॉर्पोरेट जगत की खबरों के बाद अब जरा बात कर लेते हैं स्टार्टअप या फिर आईपीओ अपडेट की। हफ्ते भर में आईपीओ बाजार में सुस्ती रहने के बाद इस हफ्ते अगले हफ्ते आईपीओ बाजार में फिर से रौनक रहने वाली है। अगले हफ्ते मेन बोर्ड के 2 और एसएमई के भी कई आईपीओ निवेश के लिए खुलेंगे। स्टेशनरी कारोबार से जुड़ी कंपनी डॉम्स इंडस्ट्रीज अपना आईपीओ लेकर के आई है। ये आईपीओ 13 से 15 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 750 से 790 रुपए के बीच है और कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है।
फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 350 करोड़ रुपए जुटाएगी, वहीं ओएफएस के जरिए 850 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। डोम्स इंडस्ट्रीज को पहले से ही ग्रे मार्केट में काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 481 रुपये है और इस वजह से शेयर के अच्छे भाव पर लिस्ट होने की उम्मीद है। तमाम निवेशकों की नज़रें लगी हुई हैं, खासतौर से टाटा टेक, इरिडा, गांधार ऑयल जैसे शेयरों में अच्छे प्रीमियम मिलने के बाद अब नज़रें डोम्स इंडस्ट्रीज पर लगी हुई हैं। इधर मेन बोर्ड की दूसरी कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस का भी नाम है, जिसका आईपीओ भी 13 से 15 दिसंबर के दौरान खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 469 से 493 रुपये के बीच है और ये कंपनी भी 1200 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। कंपनी फ्रेश इशू से 800 करोड़ रुपए और ओएफएस के जरिए कंपनी करीब 400 करोड़ रुपए जुटाएगी। एक्शन माइक्रोसेल नाम की कंपनी का एक और आईपीओ है जो कि एसएमई सेगमेंट में 8 दिसंबर को खुल चुका है और ये 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये के बीच है और कंपनी बाजार से 78 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। 8 दिसंबर को खुलने के दिन ही ये आईपीओ 44 गुना भर चुका है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 160 रुपये चल रहा है। तो आपको बता दें, कई सारे आईपीओस खुल रहे हैं, काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा और आप भी अगर इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि किस आईपीओ को चुनें, कहाँ अच्छे प्रीमियम मिलेंगे, कहाँ अच्छी लिस्टिंग मिलेगी, किसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, तो उसके लिए आप मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 के खास शो हेलो मनी 9 में हमारा विशेष सेगमेंट होता है वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में तमाम एक्सपर्ट से हम जांच परख के आपको बताएंगे कि किस आईपीओ की लिस्टिंग किस भाव पर हो सकती है, आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस भाव पर आप अगर निवेश करेंगे तो आपको आईपीओ मिलने की संभावनाएं, शेयर मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है देखना मत भूलिए। रोज़ 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में, और आपके शेयर बाजार से जुड़े जो भी सवाल हो हम उसके उत्तर जरूर देंगे। तो फिलहाल कंपनी नामा को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए क्योंकि मनी 9 पे आपकी जेब से जुड़ी हुई, शेयर बाजार से जुड़ी हुई, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई, आपके निवेश से जुड़ी हुई तमाम अच्छी अच्छी खबरें हैं, अच्छे अच्छे शोज़ हैं। उसको देखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।